तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ चर्चा किया था कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में कोई फेरबदल नहीं होगी। जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही थी कि जो पहले से जिले अलॉट किए गए हैं सक्षमता परीक्षा पास करने के उपरांत उसे रद्द कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। जो शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ काउंसलिंग को लेकर के, वही 1 अगस्त से इसकी शुरुआत होगी और 6 अगस्त के आगे भी ये चलेगा। शेड्यूल वाइज सभी कोटि के शिक्षकों का जो काउंसलिंग है वो होगा। सभी को इसकी जानकारी भी मिल जाएगी कि किस शिक्षक का किस दिन काउंसलिंग डेट निर्धारित है। दोस्तों, इस पर मैं चर्चा करूंगा। जो महत्वपूर्ण बातें हैं, खास करके आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के काउंसलिंग स्थल पर जाना है दोस्तों, और जो उसमें लिखा हुआ है कि प्रमाण पत्र, तो प्रमाण पत्र में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और आपको लगाने हैं, इस पर तो मैं चर्चा करूंगा। लेकिन मैं आज आपके साथ 2 महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से उपस्थित हूँ। वो कौन कौन से 2 मुद्दे हैं वो मैं आपको एक एक करके यहाँ पर बता रहा हूँ। पहला है दोस्तों कि सक्षमता परीक्षा नहीं देने वाले जो नियोजित शिक्षक हैं उनको बड़ा झटका लगा है। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। क्यों लग रहा है, इसकी चर्चा मैं आगे करूँगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों, वो है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने के लंबे इंतजार के बाद जब यह इंतजार खत्म हुआ दोस्तों, तो सभी नियोजित शिक्षक खुश नहीं। क्यों खुश नहीं है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। और तीसरा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग के समय अति महत्वपूर्ण है और आपको इसको ले करके ही जाना पड़ेगा, वरना आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो इस तीनों महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला जो है दोस्तों कि सक्षमता परीक्षा नहीं देने वाले नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। कैसे लगा है, तो देखिए, आपने अगर पूरा इस नोटिफिकेशन को पढ़ा होगा तो उसमें मेंशन है दोस्तों कि विद्यालय में योगदान की तिथि से वरीयता का निर्धारण होगा। अब जरा आप सोच लीजिए कि सक्षमता परीक्षा 1 पास जो नियोजित शिक्षक हैं वो तो काउंसलिंग कराएंगे और उसके बाद ज्वाइन करेंगे। लेकिन जरा सोचिए, जो सक्षमता परीक्षा 2 के इंतजार में बैठे हुए हैं और जो सक्षमता परीक्षा 3 के भी इंतजार में बैठे हुए हैं, कहीं उनको सीनियर और जूनियर का जो दायरा है उसमें ना आना पड़ जाए। यानी कि अगर सक्षमता परीक्षा 1 की काउंसलिंग हो जाती है और इनको विद्यालय प्रतिस्थापन पत्र मिलता है, उसके उपरांत ये जा करके विद्यालय में योगदान देंगे दोस्तों, तो उसी डेट से उनके वरीयता का भी निर्धारण होगा। उसी डेट से वो राजकर्मी बनेंगे, ये पहले से क्लियर था। लेकिन वरीयता का निर्धारण विद्यालय में योगदान के तिथि से होगा। अब जरा सोच लीजिए, यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जो शिक्षक अभी सक्षमता परीक्षा नहीं दिए, सक्षमता परीक्षा 2 के इंतजार में बैठे हुए हैं, सक्षमता परीक्षा 3 के इंतजार में बैठे हुए हैं दोस्तों, वो जूनियर तो नहीं हो जाएंगे, उनकी वरीयता नीचे तो नहीं चली जाएगी। ये बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बड़ा झटका लग सकता है। जो सक्षमता परीक्षा 1 दिए हैं उनके लिए तो समस्या नहीं हो सकती है, लेकिन जो 2 के इंतजार में बैठे हुए हैं, जो एक बार डेट आने के बाद भी वो रद्द किया गया और अब नया डेट अभी तक आया नहीं है दोस्तों, तो कहीं वो जो हैं सक्षमता परीक्षा 1 वाले शिक्षकों से जूनियर न हो जाएं,
ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब शिक्षा विभाग के पास है कि वो क्या करती है। इस पर भी मैं बात करूंगा। पहले प्रश्नों को रख लूँ अच्छी तरह से आपके बीच में और उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा कि इसका क्या उपाय हो सकता है। दूसरा जो मैंने आपको कहा था कि काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने का इंतज़ार हो रहा था, एक इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा था कि जल्दी से शुरू किया जाए। शिक्षा विभाग ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन सभी शिक्षक खुश नहीं हैं। क्यों खुश नहीं है दोस्तों? इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो कारण है दोस्तों कि योगदान की तिथि से सीनियर और जूनियर की बात हो गई। इंतजार हो रहा था कि सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा। जो रिजल्ट डेट है उससे वरीयता का निर्धारण होगा। जो मार्क्स है उससे भी हो सकता है। पहले तो मार्क्स से सिर्फ यही क्लियर था कि होम डिस्ट्रिक्ट को लेकर के, और ये भी बातें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही आई कि उन्हें शहरी क्षेत्र प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों अब स्थिति ये हो गई है कि अब उन्हें योगदान की तिथि से ही वरीयता का लाभ मिलेगा, यानी सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक बड़ा सवाल मैं आपके ऊपर भी छोड़ देता हूँ। तो बीपीएससी से नियुक्त जो शिक्षक हैं दोस्तों, उनका तो विद्यालय में योगदान की तिथि आपसे पहले हो जाएगी। तो यहाँ पर भी एक सवाल उत्पन्न हो जाएगा और ये कंफ्यूजन दोस्तों लगातार बना हुआ रहेगा। शिक्षा विभाग के तरफ से इसे दूर नहीं किया जाएगा और सभी शिक्षक इस उधेड़ बुन में रहेंगे कि मैं सीनियर हूँ कि बीपीएससी वाले सीनियर। मैंने कल ये बात बोली थी तो बहुत से शिक्षकों ने इस पर दोस्तों ऑब्जेक्शन किया था कि हमेशा नियोजित शिक्षक ही वरीय होंगे। तो अगर इस तरह की वरीयता का निर्धारण होगा तो कौन वरीय होगा ये आप समझ सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन जारी हो गया दोस्तों, लेकिन सभी नियोजित शिक्षक खुश नहीं। अब तीसरी बात पर आते हैं और तीसरा बात क्या है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से क्या क्या लेकर के जाना बेहतर होगा, जिससे आप सीधे जाइएगा और काउंसलिंग करा करके लौट जाइएगा, कोई भी समस्या नहीं होगी। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए 3 नंबर जो बिंदु है वहां से मैं आपको बताता हूं, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर ही मैं चर्चा करूंगा। देखिए वेरिफिकेशन जो है 9 बजे से शुरुआत होगा सुबह में और 4:30 बजे तक चलेगा और इसमें स्लॉट वाइज बांट दिया गया है। जो पहला स्लॉट है वो 1.5 घंटे का सब स्लॉट है दोस्तों। 9 से 10:30, दूसरा 10:30 से 12, तीसरा 12 से 1:30, चौथा जो है 1:30 से 3 और पांचवा जो है 3 बजे से 4:30 बजे तक। अब वेरिफिकेशन के लिए सभी कोटि के शिक्षकों के अनुसार उनकी जो तिथि है उसका निर्धारण भी इस तरह से किया गया है। ये भी पहले देख लेते हैं। देखिए इसमें जो उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष हैं उनका 1/8/2024 से लगातार होगा और इसका आपको मैसेज आ जाएगा कि आपको किस दिन करवाना है, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि ये भी मेंशन है कि विद्यालय की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए, इसलिए 1/3 शिक्षकों को वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो 1 तारीख को ही अगर सबका होगा तो कैसे होगा, इसलिए यह लगातार जारी रहेगा। माध्यमिक शिक्षकों की अगर बात करें तो वो 2/8/2024 से और इसी क्रम से ये जारी रहेगा। स्नातक कोटि यानी 6 to 8 वाले जो हैं उनका 3/8/24 से और लगातार जारी रहेगा। मूल कोटि के जो उर्दू, बांग्ला और जो फिजिकल टीचर हैं उनका 5/8/2024 से लगातार होगा। जो सामान्य शिक्षक है मूल कोटि के प्राइमरी टीचर जो हैं उनका दोस्तों 6/8/2024 से लगातार होगा। किस अभ्यर्थी को किस स्लॉट तिथि
को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा तथा यह विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। यानी आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस दिन जा करके वेरिफिकेशन करवाना है, ये मेंशन हो जाएगा, एक चिट्ठी निकल जाएगी, इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थी को दी जाएगी। इसलिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। देखिए, आप वेरिफिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस पर आपको ध्यान देना है कि जिस तिथि को आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना है, वो सक्षमता परीक्षा जब फॉर्म भरे तो उस समय जो अभिलेख आपने दिया था, जिस क्रम में अपलोड किया था, उसी क्रम में आपको वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करना है। जैसे यहां पर देखिए, पहला है मूल जाति प्रमाण पत्र यथा लागू। कहने का मतलब कि जिनका जाति प्रमाण पत्र है, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, वो अपना मूल जाति प्रमाण पत्र लेकर के जाएंगे। सबसे पहले उसको लगाएंगे, जो लगाने की प्रक्रिया है तो सबसे पहले वो होगा। दूसरा, जो अगर दिव्यांग हैं उनके लिए मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाना है, जिनको इसकी आवश्यकता नहीं है वो नहीं लगाएंगे। तीसरा में आपको मूल आधार कार्ड को लगाना है, वो तो ले ही जाना है, इसका मूल आधार कार्ड का एक प्रति भी आपको साथ में रखना है। जो ओरिजिनल है उसको तो आपको लेकर के जाना ही है। नियोजन पत्र, जो आप जब भी आप जैसे जो शिक्षा मित्र में नियुक्त हुए थे, जो उसके बाद नियुक्त हुए थे, टीईटी से जो नियुक्त हुए हैं, उनका जो नियोजन पत्र है वो लेकर के जाना है ओरिजिनल, और साथ में जो क्रम लगाएंगे उसका एक कॉपी, फोटोकॉपी। मैट्रिक का प्रमाण पत्र जिसमें आपको सर्टिफिकेट होगा और साथ ही साथ दोस्तों क्या होगा, उसका अंक प्रमाण पत्र भी होगा। देखिए, कहीं आप सिर्फ सर्टिफिकेट लेकर मत चल जाइएगा, आपको अंक प्रमाण पत्र भी लेकर के जाना है। उसके बाद इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र और उसका अंक पत्र, स्नातक प्रमाण पत्र और उसका अंक पत्र, उसके बाद स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र चाहिए, जो अगर आपके पास है तो, नहीं है तो जरूरत नहीं है, और अंक प्रमाण पत्र भी इसका चाहिए। अगर आप डीएलएड हैं, बीएड हैं, जो भी आप किए हुए हैं, वो उसका जो भी आपने दिया सक्षमता परीक्षा फॉर्म भरते समय, उसका मूल प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना है और उसका फोटोकॉपी भी। इसमें भी दोनों दोस्तों क्या, जो सर्टिफिकेट है और साथ ही साथ आपको उसका अंक प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट भी लेकर के जानी है। अगर आपने दक्षता दिया है तो दक्षता प्रमाण पत्र, बी टेट, एस टेट, सी टेट, जो भी आपके पास है, जो भी आपने सक्षमता परीक्षा फॉर्म भरते समय वहां पर सबमिट किया, उसे आपको लेकर के जाना है। उसका एक अंक प्रमाण पत्र ही आपको मिला है, इसका वही चाहिए। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पैन कार्ड ले करके जाना है, उसका एक आपको फोटोकॉपी भी ले करके जाना है। और देखिए, सीधे क्लियर है कि सभी डॉक्यूमेंट्स का स्वाभाविक प्रमाणित छाया प्रति साथ लाएंगे। उक्त प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त भी आपको जो अभिलेख लाना है वो देखिए, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र लेकर के जाना है। लेकिन दोस्तों, आपने तो ये जिला में सबमिट कर दिया है तो घबराने की बात नहीं है, जिला आपको मुहैया करा देगी। उसके बाद पासपोर्ट साइज के 3 फोटोग्राफ, जैसा कि समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा में शामिल होने हेतु समिति में जमा किया गया था, जो आप फोटो वहां सबमिट किए थे, जो फॉर्म भरते समय आपने दिया था, वही फोटो चाहिए, 3 कॉपी उसका चाहिए। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर के साथ कैंसिल चेक या पासबुक की प्रति, दोनों में से कोई भी, मैं तो कहता हूं आप दोनों लेकर के जाइए। जो भी जरूरत हो, जो भी आपको बेहतर लगे, आप उसे दे दें। तो ये महत्वपूर्ण चीजें आपको लेकर के जाना। तो दोस्तों, अब मैं आपको पहले और दूसरे प्रश्न का उपाय बताता हूं। अब एक ही उपाय है कि अगर विद्यालय में योगदान की तिथि से ही
वरीयता का निर्धारण करना है तो सक्षमता परीक्षा 1 की काउंसलिंग हो जाएगी, ठीक है। सक्षमता परीक्षा 2 का एग्ज़ाम ले लिया जाए और उनकी भी काउंसलिंग जो है जल्द से जल्द करा दिया जाए। सक्षमता परीक्षा 3 के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो और इसका भी एग्ज़ाम ले करके और दोस्तों इनकी भी काउंसलिंग करा ली जाए और सभी शिक्षकों का एक साथ ज्वाइनिंग कराया जाए। तब जाकर के ये जो सीनियर जूनियर वाला सिस्टम है, ये जो विद्यालय में योगदान की तिथि जो मेंशन है दोस्तों इस नोटिफिकेशन में, उसमें समस्या नहीं उत्पन्न होगी, वरना एक बड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता है नियोजित शिक्षकों के बीच में। आप कितने सहमत हैं आप जरूर कमेंट करेंगे। दूसरा जो है कि सभी शिक्षक खुश नहीं हैं तो लाजमी है दोस्तों। उम्मीद थी नियोजित शिक्षकों को कि सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा और ये जो वरीयता का निर्धारण होगा ये मार्क्स के आधार पर हो, ये अलग मैटर है, लेकिन जैसा कि बीपीएससी में हुआ है कि मार्क्स के आधार पर ही वरीयता का निर्धारण हुआ, एक ये उम्मीद थी। तो दोस्तों ये जो बरसों से जॉब कर रहे हैं उनके साथ तो एक नाइंसाफ़ी हो जाएगी कि जो लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं और वो वरीयता में नीचे चले जाएंगे, ये बेहतर नहीं है। तो इसका गवर्नमेंट के पास ही सॉल्यूशन है और इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए सरकार को। ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की समस्या ना आए, क्योंकि बहुत से जो नियोजित शिक्षक हैं वो जो पहले से पोस्टेड हैं वो सक्षमता परीक्षा 2 देने वाले हैं, सक्षमता परीक्षा 3 का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इनके साथ एक नाइंसाफ़ी हो सकती है। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो मैंने आपके बीच में रखा। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी नियोजित शिक्षकों को इसका लाभ मिल सके। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।